हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ मैथ्स का मिड टर्म एग्जाम 26-27 के लिए क्वेश्चन पेपर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम क्लास सेवेंथ मैथ्स 26-27 के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करना है। जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन ए से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके 12 पार्ट्स है। तो फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे। सबसे पहले 1 मिलियन इज 1 फॉलोड बाय। तो 1 मिलियन में जो 1 है वो कितनी ज़ीरो से फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी 1 मिलियन में 1 के बाद कितनी ज़ीरो है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 5 ज़ीरोज़ है, 6 ज़ीरोज़ है, 7 ज़ीरोज़ है कि 9 ज़ीरोज़ है। तो आपको 1 मिलियन लिखना तो आता होगा ना। पहले आप 1 मिलियन लिख के देखिए एंड देन काउंट कीजिए उसके बाद 1 के बाद कितनी ज़ीरो है। तो यहाँ पे 1 मिलियन कैसे लिखते हैं, 1 के बाद यहाँ पे 1000 के 3 जीरो होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एंड फिर आपके वन 100 टेंस और वंस है ना, 3 जीरो और होते हैं। तो यानी 1 के बाद 6 जीरो होते हैं। तो 1 मिलियन में 1 कितने जीरो से फॉलो हो रहा है, यानी 6 जीरो से। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इम्पॉर्टेंट है, 7th क्लास के लिए ऑफिशियल है, ठीक है। तो आपको इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है एंड साथ ही साथ प्लेलिस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर PYQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है, तो आपको उसे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट का सेकंड। द वैल्यू ऑफ 30 + 5 × 4। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले प्लस नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बॉडमास रूल आता है ना। तो बॉडमास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स होती है, देन ऑर्डर होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो आपको पहले ऐड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 5 4 को 20 आ जाएगा एंड देन प्लस कर दो तो 50 आंसर है। ऑप्शन ए इसका भी आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो 50 करेक्ट है। तो आपको ऐसे ही कंसेप्ट एंड डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर भी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। अच्छी तरह से उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन पेपर जरूर प्रैक्टिस कर लेना अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो आंसर क्या है इसका, 50, ठीक है। थर्ड देखिए, हाउ मेनी टेंथ्स मेक 110। कितने टेंथ से 110 बनेगा। तो आपको पहले 110 लिखना आता है। 110 का मतलब 1 और 10 है तो एक जीरो लगा दो। 110 का मतलब 10 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने 110 लिखा, ठीक है, 10 आ गया। अब इन्होंने कहा है कितने टेंथ 110 बनाएंगे, यानी कितने टेंथ आएंगे ताकि 10 बन जाए। 110 का मतलब 10 होता है, ठीक है। तो 10 बनाने के लिए 1/10 कितने लाने पड़ेंगे। 1/10 का मतलब समझते हो, यानी 10 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर 10 मिल जाए। 1/10 कितना होता है, 1/10 ना। अब 1/10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 10 मिल जाए। ये इस तरीके से क्वेश्चन है एक तरह से। यानी कि 1/10 का मतलब नीचे 10 होना चाहिए और आंसर कितना लाना है, 110 मतलब 10 लाना है। तो आप सोचो कि यहाँ पे कितना होना चाहिए कि 10 से डिवाइड करके 10 आ जाए। तो यहाँ 100 होना चाहिए ना। तो यानी कि 100 टेंथ मिलेंगे तब जाके आपका 10 बनेगा। तो 100 आंसर है, ऑप्शन सी थर्ड का, ठीक है। समझ आ गया। पहले तो आपको 110 का मतलब 1 0, ठीक है। 10 है तो 1 एक जीरो लगानी है। उसके बाद इन्होंने बोला कितने टेंथ लाए जाए, कितने टेंथ लाए जाए कि आपका आंसर 10 बन जाए। तो आप सोचो 10 अगर नीचे है तो ऊपर कितना लाना पड़ेगा कि 10 बन जाए, तो 100 लाना पड़ेगा ना। तो 100 टेंथ मिलके 10 बनाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर समझ आ गया ना, सी 100 आएगा इसका। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल देयर इन स्टेप 4। तो यहाँ पे आपको इस पैटर्न को देखना है और फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना है नेक्स्ट जो बनेगा इसमें उसमें कितने स्क्वायर्स बनेंगे। तो आप देखो पैटर्न में आपको दिख रहा होगा पहले वाला अगर मैं पहले वाले पैटर्न को देखूँ तो इसमें कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। इसके बाद देखो 5 तो ये है ही, है ना। एक्स्ट्रा कितने आए, 1 2 3 4। ये जो अपर रॉ आई है 1 2 3 4, 4 एक्स्ट्रा है, यानी 5 तो था ही, ये 5 तो है ही, 4 एक्स्ट्रा आए। नेक्स्ट में देखो ये 5 तो है ही, 4 भी आ गए नेक्स्ट वाले, और ऊपर फिर एक और रॉ आ गई 4 की। यानी कि हमें दिख रहा है सबसे पहला हमने देखा तो हमें दिखा 5 था, फिर हमने देखा 5 तो था ही, 4 एक्स्ट्रा बढ़ गया था,
फिर हमने देखा 5 और 4, तो ये वाला तो आया है, एक एक्स्ट्रा 4 और आया, तो यानी कि नेक्स्ट वाला होगा उसमें यहाँ एक बार 4 आया, यहाँ 2 बार 4 आया, तो यहाँ 3 बार आ जाएगा ना। तो यानी कि ये टोटल कर लो 17 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से जो फॉर्मूला बनेगा, अगर फॉर्मूला पूछते तो ये बनता 5 और कितना बड़ा, 4 बड़ा ना, तो यानी कि ये 5 है तो 4, यानी कि इसमें से एक कम। अगर मैं 5 को n मान लूँ तो n में n-1 प्लस हो रहा है। देखो पहले 1 था तो 0 बार हुआ, फिर 2 था तो 1 बार हुआ, 3 है तो थर्ड वाला तो 2 बार 4 प्लस हुआ। तो यानी कि जो भी नंबर होगा उससे क्या हो रहा है, ये एक कम बार प्लस हो रहा है ना। तो इसके लिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, 5 तो फिक्स है एंड 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 भी फिक्स है बट कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जब फर्स्ट है तो एक बार भी नहीं है, 0, जब सेकंड है तो एक बार, यानी कि जितना भी nth जो नंबर आएगा उसमें एक कम होता जा रहा है ना। यानी यहाँ एक 0 बार है पहले वाले में 0 बार है, दूसरे वाले में 1 बार है, तो यानी अगर n टाइम होता तो n में से एक कम हो रहा है ना। तो 4 मल्टीप्लाई तो हो रहा है बट जितना भी नंबर पे आ रहा है उसमें से एक कम होता जा रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है, बट क्वेश्चन में पूछा नहीं, आप ऐसे ही अंदाजा लगा लो, पहले एक बार 4 प्लस हुआ, फिर 2 बार, फिर ऐसे ही 3 बार, तो यानी आंसर कितना आएगा, कितने स्क्वायर्स बन जाएंगे, 17। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आंसर इसका समझ आ गया ना, 17 है, ए ऑप्शन। फिफ्थ देखिए, परपेंडिकुलर लाइन आर ए पेयर ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट। परपेंडिकुलर लाइन पेयर ऑफ लाइंस होती है जो इंटरसेक्ट करती है कौन से एंगल पे, तो ये परपेंडिकुलर, नाम से ही पता चल रहा है ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर लाइन आप सबको आती होगी बनानी, दो इंटरसेक्टिंग लाइन कब परपेंडिकुलर होती है, जब वो एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करे, यानी कि इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर लाइन कितने एंगल पे काटती है, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ विरहंकार सीक्वेंस, विरहंकार सीक्वेंस कैसे बनती है, देखो 1 2 3 5 कैसे बने, ये पहले 1 था, अब 1 में 2 प्लस करोगे तो 3 आ गया है ना, फिर 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आ गया, यानी कि प्रीवियस 2 को प्लस करके बनती है विरहंकार सीरीज। ठीक है, समझ आ गया। 1 2 को प्लस किया 3 आया, 2 3 को प्लस किया 5 आया, 3 5 को प्लस किया 8 आया, 5 8 को प्लस किया 13 आया, 8 13 को प्लस किया 21 आया, तो 13 और 21 को प्लस करेंगे तो उसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना, इसको इन दोनों को प्लस करके ये वाला बन रहा है, फिर इन दोनों को प्लस करके ये वाला बन रहा है, तो ऐसे करके आप 13 और 21 को प्लस करोगे तो ये नेक्स्ट वाला आ जाएगा। प्रीवियस 2 को आपको प्लस करना होता है विरहंकार सीरीज के लिए, तो 34 आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे 34 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ फर्स्ट का, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू। तो जो सम होता है एक ट्राइंगल के एंगल्स का, तो आपको पता है ना, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, उनका सम जो होता है 180 होता है, बट इन्होंने 180 डिग्री डायरेक्ट नहीं आंसर दिया, इन्होंने बोला 1 राइट एंगल के बराबर होता है, 2 राइट एंगल के बराबर होता है, 3 राइट एंगल की, 4 राइट एंगल। तो देखो 180 सम है, ये तो हमें पता है ना, तो हमें पता है ट्राइंगल एंगल सम 180 डिग्री होता है। अब इसमें कितने 90 डिग्री होंगे कि 180 बन जाए, तो 2 इंटू 90 करोगे तभी तो 180 बनेगा, यानी 90 डिग्री के 2 एंगल होंगे तब जाके आपका 180 बनेगा, तो यानी 2 राइट एंगल 180 बनाते हैं जो कि ट्राइंगल एंगल सम होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, 8th पार्ट, 3/4 को डिवाइड करना है 6/8 से। तो डिवीजन जब भी फ्रैक्शंस हो और उनको डिवाइड करना हो तो रूल क्या होता है, पहला फ्रैक्शन तो आप एज इट इज लिखा करो। ठीक है, दो फ्रैक्शंस को अगर डिवाइड करना है तो पहले आप फर्स्ट फ्रैक्शन जो होता है ना, जो सबसे पहले होता है, उनको एज इट इज लिखा करो 3/4, पर जो ये वाला फ्रैक्शन है ना, ये वाला फ्रैक्शन 6/8, उसको ना रेसिप्रोकल करोगे, पहले वाले फ्रैक्शन को नहीं, दूसरा वाला जो फ्रैक्शन होता है उसे रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 6/8 का उल्टा करो 8/6 हो जाएगा, और डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये वाला जो फ्रैक्शन होता है नेक्स्ट वाला वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि जब भी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो तो पहले आप ऊपर नीचे कैंसिल करो। ऊपर नीचे क्या करना है, याद रखना, अप डाउन में तो क्या करना होता है, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, कैंसिल सेम टेबल से। ठीक है, सेम टेबल से याद रखना।
और अप डाउन में कैंसिल करते हैं, और सामने 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 मतलब फ्रंट फ्रंट में फ्रंट वालों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर नीचे 3 और 4 किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। 8 और 6 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसे 2 से कैंसिल कर दे, 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8। तो अप एंड डाउन में आपको कैंसिल यानी सेम टेबल से, तो ये ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो रहा है ना। ऊपर नीचे ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, आप चाहो तो ऊपर नीचे ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये भी कैंसिल हो सकता था, 3 2 सा, जैसे ऐसे भी कर सकते थे आप। 3/4 इंटू 8/6 है, 3 और 6 को भी कैंसिल कर सकते हो, ऊपर नीचे है ना। तो 3 1 सा 3 2 सा, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो मैंने ये वाले ऊपर नीचे कैंसिल कर दिए। 2 3 सा सेम टेबल से, 2 3 सा 2 4 सा। अब देखो 3 3 ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, तो 3 और 3 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो ये 3 1 जा पे आएगा और ये 3 1 जा पे आएगा। एक टाइम पे ऊपर नीचे दोनों को कैंसिल करना है, ठीक है। एक टाइम पे ये भी ऊपर नीचे और दोनों को एक एक बार कैंसिल करना है, 2 बार मत करना, ओके। अब देखो ऊपर नीचे ये वाले भी है, तो ये 4 और 4 भी तो सेम टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 4 1 जा 4 1 जा, तो ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। अब मैक्सिमम कैंसिल हम कर सकते थे, हो गया। अब सामने सामने मल्टीप्लाई करो, सामने सामने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आया, नीचे भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आया, नीचे 1 लिखने की खास जरूरत होती नहीं। तो आंसर 1 है, ऑप्शन बी। तो ऐसे फ्रैक्शंस को आपको कैंसिल करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना। एंड डिवाइड होता है तो पहले याद रखना मल्टीप्लाई में इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो 1 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। 9th देखिए, तो 7 8th पता चल गया ना, आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट देखो, 7 यूनिट्स एंड 5 हंड्रेड्स को आपको डेसिमल नोटेशन में लिखना है। 7 यूनिट्स प्लेस में और 5 हंड्रेड्स, हंड्रेड्स TH लगा है। तो देखो 7 तो यूनिट प्लेस में है, तो 7 तो एज इट इज लिखो। 5 हंड्रेड का मतलब क्या, जब TH लगाओ तो 100 नीचे आएगा, 100th TH है ना, तो इसलिए 100 को आपको अपॉन में लिखना है। अब 7 तो देखो वंस प्लेस में है, तो ये तो डेसिमल से पहले आ जाएगा वंस प्लेस में। एंड ये देखो जब भी नीचे नीचे आ गए 10 100, तो उसमें बाद में डेसिमल लग जाएगा। और देखो 7 वंस है तो पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 10th वाला तो था नहीं ना, तो 10th की जगह 0 लिख दिया। एंड 100th वाला जो होता है वो सेकंड प्लेस पे आएगा, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे। तो ये इसमें कितना है, 5 है, तो ये 7.05, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो आंसर क्या है, 7.05, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन स्टेप 5। अब आपको पैटर्न बना के दिया, बोला स्टेप 5 जो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स होंगे। इसको भी जैसे अभी हमने ये वाला पैटर्न वाला करा था ना, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे हमें समझना है कैसे है ये। तो सबसे पहले वाला जब 1 था ना, तो 1 2 3 3 मैच स्टिक्स थी। जब 2 नंबर पे आया ना, तो देखो 1 2 3 तो है ही, ये वाला ट्राइंगल तो है ही, एक्स्ट्रा कितने आए, 2 एक्स्ट्रा आ गए ना। सेम ऐसे ही थर्ड को देखो, तो ये वाला सेकंड वाला पैटर्न तो ऑलरेडी है ही पूरा, पहले वाला पैटर्न तो है ही, फिर ये दूसरा वाला पैटर्न भी है, और फिर एक्स्ट्रा फिर से 2 आ गया। तो यानी हमें दिख रहा है कि हर स्टेप में 2 मैच स्टिक्स इंक्रीज हो रही है ना। इस वाले में देखो 3 तो है ही, 3 तो फिक्स है, फिर ये 2 प्लस हुआ पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में 2 प्लस हुआ, अब नेक्स्ट फिर से 2 प्लस हुआ। तो यानी कि हमें दिख रहा है पैटर्न क्या बन रहा है, सबसे पहले 3 है, 3 में 2 मैच स्टिक बढ़ी नेक्स्ट स्टेप में, फिर 2 2 बढ़ रही है, इससे अगले में 2 2 बार प्लस होगा, उससे नेक्स्ट में 2 3 बार प्लस हुआ है। अब उससे नेक्स्ट जो बनेगा तो उसमें 2 कितनी बार प्लस होगा, 4 बार प्लस होगा, है ना। 2 2 करके एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है ना, तो यानी कि 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 आ जाएगा। या फिर इसके लिए आप ऐसे ही, जैसे भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, 3 तो फिक्स है और 2 भी फिक्स है, बट अगर ये पहला स्टेप है तो 2 एक बार भी नहीं है, 0 बार है। दूसरे स्टेप में 1 बार है, तो यानी जितना स्टेप है जो 2 है वो इससे 1 कम बार आ रहा है, यानी कि n स्टेप्स है, तो n-1 टाइम्स पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप निकाल सकते हो, बी ऑप्शन इसका आंसर है, 11 मैच स्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही डिटेल्ड कंसेप्ट और वीडियोस और कंसेप्ट आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर भी। PYQs देख लेना ज़रूर, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ देखना नहीं होता है, आपको रजिस्टर पेन साथ में रखना है, अपने आप पहले क्वेश्चंस को ट्राई करना है, देन आंसर मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम इक्वल्स टू डैश मिलीग्राम्स, कितने 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो इसके लिए ना आपको ये टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ ग्राम है, अब मिलीग्राम तो हमें पता है छोटी यूनिट है तो वो नीचे आएगी, तो ग्राम के नीचे पहले डेसीग्राम आता है,
फिर सेंटीग्राम आता है एंड देन मिलीग्राम आता है। तो आपको ग्राम से किस पे जाना है, मिलीग्राम में। तो जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाते हो ना, यानी ऊपर से नीचे जाते हो, तो आपको ना मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, याद रखना, लार्ज यूनिट से अगर स्मॉल यूनिट पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर से नीचे पे आ रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई करना है। और अगर उल्टा कर रहे होते हैं, यानी मिली से ग्राम पे जा रहे होते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल यूनिट से लार्ज पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये रूल याद रखना है। तो हमें तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, यानी लार्ज को स्मॉल में बदलना है। और ग्राम से मिलीग्राम कितना नीचे, 1 2 3, तो 3 0 का मतलब 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 8 को मल्टीप्लाई करना है 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे लाते हो, पहले इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो एंड देन 1 प्लस करो, यानी कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई करना है एंड ऊपर वाला प्लस करना है। ये रूल तो पता है ना सबको। 1/4 का मतलब पहले इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर ये ऊपर वाला प्लस करना है। तो पहले 4 1 4 आएगा और फिर 1 प्लस करो, 5 आ जाएगा ऊपर। तो ये 5 हो जाएगा और अपॉन में जो नीचे है वही 4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई का रूल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी एक फ्रैक्शन हो, दूसरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो आपको ऊपर नीचे कैंसिल करना है। क्या करना होता है, ऊपर नीचे कैंसिल करना होता है। तो 8 और 1 तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, 1 हम नीचे अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 8 और 1 तो कैंसिल होगा नहीं। 8 और 4 ऊपर नीचे है ना, तो ये कैंसिल करो सेम टेबल से। 4 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, 4 1 4, 4 2 8। तो 4 से दोनों को कैंसिल किया, 4 1 पे आएगा और 4 2 पे 8 आएगा। अब ऊपर नीचे 1 और 5 बचा, ये भी कैंसिल हो, ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। तो अब सामने सामने लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा सामने सामने मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 और 1 1 जा 1, 1 लिखो या मत लिखो। तो 10 आंसर है, 10 रुपीज़, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो इन्होंने बोला था 1 आवर इंटरनेट टाइम का कॉस्ट 8 है, तो आपको इतने आवर्स पे कितना कॉस्ट आएगा वो लिखना था। तो 1 घंटे का कॉस्ट दिया है और ज़्यादा का निकालना होता है। जब भी एक का दिया हो, ज़्यादा का निकालना हो या किसी भी पार्ट का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 12 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़, ऑप्शन बी आंसर है इसका। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी आपका क्वेश्चन 2 to 7 शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका जो न्यू बुक है आपकी गणित प्रकाश, उसमें से जो न्यू बुक आई है उनमें से ही ये क्वेश्चन आएंगे अब की बार, आपके सबको पता है। तो उसी का इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है ये। तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मिड टर्म के लिए एंड एनुअल एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, जो भी रिलेटेड चैप्टर्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लेड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे, मतलब ब्रैकेट्स ऐसी जगह पे लगाओ कि जो राइट हैंड साइड पे आंसर है ना वो निकल जाए आपका। तो आपको इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट देना है। तो देखो पहला एक्सप्रेशन है 34 - 9 + 12, आंसर मिलना चाहिए 13। तो मैं ब्रैकेट कहाँ लगाऊं, तो अगर मैं ब्रैकेट यहाँ लगाती हूँ, मान लो 34 - 9 पे यहाँ आगे ब्रैकेट लगाती हूँ, तो 34 - 9 कितना होता है, 34 - 9 हो जाएगा 25 है ना। और 12 प्लस करूँगी, पहले अगर मैं ब्रैकेट यहाँ लगाती 34 - 9 + 12, अगर मैं ब्रैकेट इधर लगा देती तो ये तो कितना आता 25 आता, और फिर +12 करती तो क्या 13 आता, नहीं आता ना। तो यानी यहाँ पे हमने ब्रैकेट गलत लगा दी, तो हमें ब्रैकेट एक्चुअल में इधर लगानी पड़ेगी। देखो इधर लगाओगे अगर आप ब्रैकेट को, तो 34 एज इट इज़, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते ना बॉडमास रूल, तो 9 और 12 कितना होता है 21, और 34 में से अगर आप 21 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो देखो आपका 13 आ जाएगा, है ना। तो यानी ब्रैकेट 13 आंसर लाने के लिए हमें ब्रैकेट इसको देना पड़ेगा, ना कि इसको, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ लगेगी ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट को आपको अप्रोप्रिएट जगह पे आंसर के हिसाब से लगाना है। नेक्स्ट देखो 56 - 14 - 8, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए कि 34 आ जाए। अब इसमें मैंने शुरुआत में यहाँ ब्रैकेट लगा के देखी, तो 56 - 14 कितना होता है, 56 - 14 करो, ये आएगा आपका 42। ठीक है, ये 42 आया। अब -8 करना है, तो 42 - 8 करोगे 34, तो यहीं पे आंसर मिल गया ना 34, यानी इसी पे ब्रैकेट लग जाएगी। ठीक है, तो पहले आप आगे लगा के देखो, अगर उससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाद वाले को ब्रैकेट दोगे। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये ब्रैकेट लगानी थी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड ए ऑप्शन, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट, द लेंथ ऑफ सोनू लोअर आर्म 27/10 यूनिट एंड अपर आर्म की लेंथ 36/10 है, टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म निकालना है, सिंपल टोटल निकालना है तो प्लस करना है। तो सोनू की जो लोअर आर्म है उसकी लेंथ दी है 27/10 एंड अपर आर्म की जो लेंथ दी है 36/10 यूनिट। अब मिक्स फ्रैक्शंस को एक तो तरीका है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो एंड देन प्लस करो, बट डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को। कैसे, देखो 27/10 को प्लस करना है 36/10 से, क्योंकि टोटल निकालना है। तो आप क्या करो, इसको विदाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदले, डायरेक्ट आपके जो गणित प्रकाश की बुक है उसमें डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाया है कि हमें डायरेक्ट ही मिक्स फ्रैक्शंस को प्लस कर लेते हैं। कैसे, जो मिक्स फ्रैक्शन के जो कंप्लीट पार्ट है 2 और 3 कंप्लीट पार्ट है ना, ये वंस वाले पार्ट है, इनको तो एक साथ प्लस कर दो। ऐसे ही जो 10th वाला पार्ट है 7/10 उसको 10th वाले पार्ट से प्लस कर दो, ठीक है। वंस वाले को वंस वाले से एंड इसका जो 10th है इसके 10th वाले से प्लस कर दो। तो 2 और 3 तो 5 हो गया एंड ये 10th वाले के साथ प्लस कैसे होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार 10 लिख दोगे और फिर इनको प्लस कर दो, 7 6 13। अगर यहाँ पे एक डिजिट से ज़्यादा आ रहा है तो आप ये जो इसका वंस डिजिट है इसको तो यहीं रखो, ये जो आपका 10th डिजिट है ना इसको यहाँ यहाँ शिफ्ट कर दो। तो ये जो 1 है ना ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे 3/10 बचेगा। तो 6 3/10, और इसको डेसिमल में भी आंसर दे सकते हो, चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो बट डेसिमल में भी बदल सकते हो। 6 तो पॉइंट्स पे है तो पॉइंट से पहले आएगा, और ये 10th है तो पॉइंट के एक प्लेस के बाद आएगा, तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट प्लस करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, सेलेस्टियल पॉल डान्यूज लेंथ दी हुई है 2 4/10 सेंटीमीटर एंड फिलिपिन गोभी 9/10 है, डिफरेंस लेंथ में निकालना है। तो अब क्या डिफरेंस निकालने को बोला है, तो डिफरेंस भी ऐसे ही निकालो जैसे मैंने भी सिखाया है आपको, पर डिफरेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो पहले पार्ट की लेंथ आपको इतनी दी हुई है एंड सेकंड पार्ट की लेंथ इतनी दी हुई है। अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है। तो ये बड़ा पार्ट है 2 पॉइंट समथिंग है ना, और ये तो इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो ये छोटा पार्ट है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो इसके आगे कंप्लीट नंबर है 2, यानी वंस वाला प्लेस है, बट इसके आगे वंस वाला प्लेस नहीं है ना, यानी इसके आगे वंस वाला प्लेस नहीं है तो ये 0 है, इसका वंस प्लेस कितना है, 0 है। तो 2 में से 0 को माइनस कर दो, वंस को वंस में से माइनस करो, ठीक है। बताया ना, वंस को जैसे वंस से प्लस किया था, ये वंस वाला प्लेस है, यूनिट या वंस जो भी कहो। उसके बाद ये इसका वंस वाला प्लेस 2 है बट इसके वंस वाला प्लेस 0 है, तो 2 में से 0 माइनस कर दिया। अब इसका 10th वाला कितना है, 4/10, इसका 10th वाला कितना है, 9/10, इनको भी माइनस करो, बट जो आंसर आएगा उन्हें लास्ट में प्लस भी करना है, ठीक है। तो वंस को 1 से माइनस करो, 10th को 10th से माइनस करो एंड फिर ये प्लस भी करना है। अब 2 में से 0 माइनस किया, 2 आया। अब 4/10 में 9/10 माइनस कैसे कर रहे हैं, सेम रूल, 10 10 एलसीएम सेम है, 10 आएगा। जब एलसीएम सेम हो तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 4 - 9, 4 - 9, देखो प्लस का 4 है, 9 माइनस का है, तो 4 - 9 करेंगे तो -5 आया, लेकिन साइन तो बड़े नंबर का लगेगा ना, तो ये -5/10 आ गया। तो जब ये नेगेटिव आ जाए अब क्या करना है आपको, तो जब ये नेगेटिव आ जाए ना तो आपको क्या करना है, अब की बार जब भी ये नीचे 10 है तो ये 10 से अगर कम आ रहा है, मतलब 10 से कम आ रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस 2 में अब 1 प्लस नहीं करना, अब -1 करना है, ठीक है। जब ये नेगेटिव में आएगा तो आपको 2 - 1 करना है, ये जो भी नंबर है इसमें से एक माइनस कर देना है, और ऊपर क्या बचेगा, इस 10 में से इस 5 को माइनस करो, जितना आएगा वो माइनस कर वो लिखना है। यानी कि अगर यहाँ 4 होता, मान लो यहाँ पे होता 2 + -4/10 आता बाई चांस, तो आप 2 में से तो 1 माइनस करते, तो 2 - 1 करते, और फिर इस 4 की जगह यहाँ 6 बच जाता, क्योंकि 10 - 4 6 होता है ना, तो यहाँ 6/10 बच जाता। तो ये 2 - 1 1 एंड 6/10 आ जाता, तब ऐसे होता। तो अभी तो 5 है, तो 10 - 5 करोगे तो फिर से 5 ही बचेगा, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव में आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले इसमें से एक माइनस करना, और फिर यहाँ कितना लिखना है, यहाँ 5 है तो 10 में से 5 को माइनस करके जो बचा, अगर 4 होता तो 10 - 4 6 हो जाता, और ये प्लस, फिर ये साइन माइनस हट जाता, तो यहाँ भी ये साइन माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 - 1 1 एंड ये 5/10, 1 तो 10 वंस प्लेस में तो डेसिमल से पहले, और ये 10th प्लेस में तो डेसिमल के एक प्लेस के बाद, तो 1.5 सेंटीमीटर आंसर है इसका डिफरेंस का।
तो समझ आ गया डिफरेंस कैसे निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कॉस्ट 30 रुपीज़ एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट 20। अगर एक्स प्लेट ज्वार रोटी के एंड वाई प्लेट्स पुलाव के है ऑर्डर किए तो एक्सप्रेशन बनाओ टोटल अमाउंट रुपीज़ अर्न दैट डे। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट ज्वार रोटी 30 रुपीज़ दिया है। अगर एक का दिया और एक्स प्लेट है तो एक प्लेट का अगर इतना है तो एक्स प्लेट निकालना है। तो एक का दिया और जितने का भी निकालना हो तो जब भी 1 का गिवन हो एक्स का निकालना हो तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होता है 30 को एक्स से, है ना। और ऐसे 1 प्लेट पुलाव का 20 रुपीज़ है एंड वाई प्लेट है तो एक का दिया है वाई का निकालना है तो 20 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट ये वाली कॉस्ट 30x है और ये वाली कॉस्ट 20y, तो दोनों का टोटल करो 30x प्लस 20y। अब देखो अनलाइक टर्म है, ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, तो इनको प्लस मत करना, ये ऐसी की ऐसी आ जाएंगे। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 30x प्लस 20y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो आपको दिख रहा है ये एरो का मतलब पैरेलल लाइंस गिवन है। जब भी एरो बने हो ना सेम चाह रहे तो ये लाइन तीनों पैरेलल्स है, ठीक है। और आपको ये वाला एंगल 110 दिया है, ये 35 दिया है, ये 35 ये वाला नहीं, ये जो अंदर बना हुआ है 35 है और ये एंगल ए आपको निकालना है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन के रूल्स लगाने हैं आपको। तो देखो हम क्या देंगे, इन तीनों लाइन पैरेलल लाइन है ना, एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल के सिंबल है, ये तीनों पैरेलल है। तो पी क्यू आर नाम दे दिया हमने इसको। और ये जो एक ट्रांसवर्सल ये है, ट्रांसवर्सल मतलब जो पैरेलल लाइन को काट के जाती है, इंटरसेक्ट करके जा रही है ना ये वाली लाइन, तो एल एक ट्रांसवर्सल है, एम भी काट के जा रही है पैरेलल लाइन को, तो एम भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पी क्यू आर पैरेलल लाइन्स है और एल एम ट्रांसवर्सल लाइन्स है। ट्रांसवर्सल का मतलब जो इंटरसेक्ट करके जाए 2 और मोर पैरेलल लाइन्स को, ठीक है। तो अगर मैं पहले एल ट्रांसवर्सल को कंसीडर करती हूँ, डायग्राम को यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ये 3 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। अगर एल को कंसीडर करो, एल ये वाली है ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, ये एल पैरेलल लाइन थी आपकी ये वाली, ठीक है। अब ये एंगल 35 दिया हुआ था अंदर वाला, अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एंगल 1 नाम दे दिया। तो ये वाली ट्रांसवर्सल में ये पूरा एंगल ये 2 पार्ट से बना हुआ है, एक 35 और एक एंगल 1। तो देखो इधर वाला एंगल 110 है, आपको पता है 2 पैरेलल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है ये वाला और ये वाला। तो ये वाली ट्रांसवर्सल लिया ना, इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक लिया है, तो सेम ऐसी इसी ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक लूँगी, यहाँ तक थोड़ी ना लूँगी, यहाँ तक पैरेलल थोड़ी ना है, पैरेलल तो हमारी यहाँ तक है। तो ये जो 110 है ये 35 नहीं है, 35 प्लस एंगल 1 है। अगर इस ट्रांसवर्सल को कंसीडर करती हूँ तो ये ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक 110 है, सेम इसी ट्रांसवर्सल से कहाँ तक लेते हैं पैरेलल लाइन तक, तो 35 प्लस एंगल 1। तो जो एल ट्रांसवर्सल है और पी क्यू पैरेलल है तो 110 जो एंगल है वो 35 के नहीं, 35 प्लस एंगल 1, क्योंकि ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक जाता है, ठीक है। तो इसका भी ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक कितना एंगल बन रहा है, 35 प्लस एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 निकल जाएगा, एंगल 1 निकालने के लिए 35 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस कर दो, तो ये आ गया 75। तो मैंने पहले एंगल 1 निकाला। अब मेरे को दिख रहा है कि ये ए इस एंगल, अगर इसको एंगल 2 नाम दूँ तो ए और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, अगर मैं 2 निकाल दूँ ना तो ए निकल जाएगा। तो ये 2 निकालने के लिए अब मेरे को ये 2 कहाँ बनाए, इस अब की यार कौन सी ट्रांसवर्सल है, ये वाली ट्रांसवर्सल है, ये वाली। तो ये 2 इस ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक लिया है, कौन सी वाली ट्रांसवर्सल से, एम वाली, है ना, एम वाली ट्रांसवर्सल। अब की बार मुझे एम ट्रांसवर्सल लेनी है क्योंकि 2 एंगल निकालना है। तो एम ट्रांसवर्सल में मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं दोबारा से डायग्राम को देखूँ तो अब क्या एम ट्रांसवर्सल है और ये एंगल 1 आ चुका है इस ट्रांसवर्सल पे, एम ट्रांसवर्सल पे ही तो एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 आ चुका है और एंगल 1 एंगल 2 इसी ट्रांसवर्सल पे एंगल 2 भी है। एम ट्रांसवर्सल को देखो, एम ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक एंगल 1 है और एम ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक 2 है। तो 1 और 2 अगर एम ट्रांसवर्सल है और क्यू आर पैरेलल है तो एंगल 1 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे, तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा, 75 जितना 1 था। अब आपको ए और 2 दिख रहा है, आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ए और 2 आपका 180 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो आपका गणित प्रकाश है, तो उसी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ए प्लस एंगल 2 180 लीनियर पेयर बना रहा है, तो ए निकालना है। तो एंगल 2 की वैल्यू 75 आई थी, 75 को वहाँ ले जाके माइनस कर दो, 105 डिग्री इसका आंसर है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जिनके एग्जाम नहीं हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना इसे। एंगल A105 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिक्स विच ऑफ दीज आर द सेम, 4.5, 4.05, 0.405, 4.050, 4.50, 4.005, 4.50, कौन कौन से लाइक टर्म्स है यानी सेम टर्म्स है। तो यहाँ पे आपको देखो ये 4.5 है, 4.5 है ना, तो मैं चाहूँ तो ना इसे 1 0 दूँ तब भी ये इसके जैसा ही होगा, चाहे मैं इसे 2 0 दे दूँ तब भी एक जैसा होगा। यानी पॉइंट के बाद ना हम यहाँ पे पॉइंट के बाद लास्ट में हम कितनी भी 0 दे सकते हैं, 1 0 भी दे सकते हैं, 2 0 भी दे सकते हैं, 3 0 भी दे सकते हैं, ठीक है। 4 तो सेम होना चाहिए, पॉइंट सेम होना चाहिए, 5 भी सेम होना चाहिए, बट 0 को आप कितना भी चाहे एक्सटेंड कर सकते हो, तो वो सेम ही लाइक टर्म बनेगी। तो 4.5 की जैसा देखो, पहले 4.5 ढूंढो कहाँ कहाँ पे है, ये 4.5 नहीं है, ये 4.05 है, हमें पॉइंट के बाद डायरेक्ट 5 वाला ढूंढना है। ये भी नहीं है, ये तो 0.4 से पहले ही है। ये देखो 4 पॉइंट बट 0 है, ये भी नहीं है इसके जैसा, पहले इसके जैसा ढूंढो। 4.5 है कहीं पे, ये तो 4.0 आ गया, यहाँ आ गया 4.5, तो देखो 4.5 आ गया, यहाँ भी 4.5 है, इसमें एक 0 एक्स्ट्रा दे दिए, तो यस ये इसके जैसा ही है, तो ये इसके जैसा ही है। ये देखो 4.0 है, ये नहीं है 4.5, यहाँ तो 5 होना चाहिए ना पॉइंट के बाद, यहाँ 0 है। ये देखो 4.5 ही आ गया फिर से। अब 0 आप दे सकते हो आगे, लास्ट में भी दे सकते हो और डेसिमल से पहले भी दे सकते हो, तो ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो 4.5, 4.50 और 0 4.50, यानी ये और ये तीनों एक जैसे हैं, तो ये एक जैसे है। नेक्स्ट और कौन सा इसके जैसा ढूंढो। 4.0, 0 के बाद 5 है कहीं पे, 4.05 ये तो है, ये तो पॉइंट से पहले ही 4 है, ये नहीं है। 4.05 आ गया, 4.05 इसके जैसा ही आ गया, 4.05, 4.05 आगे आप 0 दे सकते हो, तो ये वाला इसके जैसा है, ठीक है। तो ये दोनों भी एक जैसे हैं, तो पहला पे ये वाला एक जैसा है और ये वाला एक जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल यूजिंग अ पैरेलल लाइन व्हेन टू ऑफ द एंगल्स आर। तो आपको ट्राइंगल का थर्ड एंगल निकालना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालना है। एक तो तरीका है, बहुत इजीली आप निकाल देते हो, 36 + 72, थर्ड एंगल को x मान के बराबर 180 कर देते हो तो x आ जाता है। बट यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन का यूज़ करके निकालना है। तो पैरेलल लाइन का यूज़ करके कैसे हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, ये देखो जरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC और हमने दो एंगल जो दिए हुए थे 36 और 72, इनको तो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मेरे को थर्ड ये वाला एंगल A निकालना है, तो मैंने क्या करा, A से ना एक पैरेलल लाइन खींच दी, A से होती हुई एक पैरेलल लाइन खींची L, ठीक है। तो ये लिख देना, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ पैरेलल लाइन L थ्रू A, कहाँ से होते हुए भेजनी है, A से होती हुई हमने एक पैरेलल लाइन L खींची कि L BC के पैरेलल है, ठीक है। ये L लाइन इस BC लाइन के पैरेलल खींच दी, ठीक है। अब मेरे को पता है पैरेलल लाइन में अगर एक ट्रांसवर्सल ये है तो अल्टरनेट ये वाले होते हैं, तो अगर मैं इस वाली ट्रांसवर्सल को कंसिडर करूँ, AB ट्रांसवर्सल को, ठीक है, ये AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल लाइन को काट के जा रही है, तो ये एंगल 1 और 36 ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन की इस तरफ है और ये इसी ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है, तो एंगल 136 जो है इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही एंगल 2 ये वाली ट्रांसवर्सल को कंसीडर करो, तो एंगल 2 इस वाले के साथ अल्टरनेट बना रहा है 72 के साथ, तो एंगल 2 72 अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो है L लाइन है ना, एक लाइन का एंगल सम कितना होता है, लाइन में दो एंगल तो दिख रहे हैं 1 और 2 और एक एंगल A भी तो दिख रहा है ना, तो एंगल 1 2 और एंगल A ये तीनों मिलके लाइन के एंगल सम कितना होता है 180, तो ये लिख देना एंगल सम है, एंगल सम ऑफ लाइन, ठीक है, एंगल सम ऑफ लाइन। तो 1 2 और A 180 एक लाइन बना रहे हैं, तो 136 है, 272 आया था अभी, है ना, अल्टरनेट करके एंगल A निकालना है, तो एंगल A निकालने के लिए 36 और 72 को यहाँ प्लस करो और फिर बाद में माइनस कर देना, तो यहाँ प्लस हो रहे तो जाके माइनस हो जाएंगे। तो एंगल A 180 में से 36 72 प्लस करके 108 आ रहा, फिर माइनस भी करना है, तो 72 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा थर्ड एंगल का। सेम ऐसे आप ये वाला कर लो सेकेंड पार्ट,
150 और 15 दो एंगल दिए हुए, इसको भी यही करो, कंस्ट्रक्शन पहले लिख देना। एंगल 1 आपका 150 आ जाएगा, एंगल 2 15 डिग्री आ जाएगा, अल्टरनेट कर दोगे तो। और फिर एंगल लाइन एंगल सम लगा देना, लाइन एंगल सम। इसको आप लीनियर पेयर मत बोलना क्योंकि ये 3 एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर 2 एंगल में बनता है, ठीक है। तो 1 2 एंगल ए 180 लाइन एंगल सम है। 1 आपका 150 है, 2 आपका 15 है, एंगल ए आपको निकालना है। तो एंगल ए निकालना है, अगर पहले इनको प्लस कर दो 165 और फिर एंगल ए निकालने के लिए 165 को उधर भेजो, तो यहाँ 180 तो एज इट इज 165 प्लस है ना, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा थर्ड एंगल। इस तरीके से आप पैरेलल लाइन का रूल लगा के कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। एंड ऐसे ही डिटेल वीडियो कंसेप्ट आपको हर एक वीडियोस में देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना 5 to 6 क्वेश्चन पेपर्स की, ताकि आपका मिड टर्म एग्जाम जैसे आप पेपर देखो ना, आपको 90% तो ऐसी लगे कि हमने किया हुआ है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ। सेक्शन सी बी, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस करना है। और इसका पार्ट 2 जो बनेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सेक्शन डी, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। एंड सेक्शंस ई भी हम करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो केस स्टडी को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो उसे भी चेक कर लेना। एंड पार्ट 2 जो बनेगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिए, ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है ये, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करना है। तो आई होप सारे बच्चे इसे प्रैक्टिस करेंगे एंड अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले खुद करिए एंड देन आंसर चेक कीजिए। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।